नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी इतनी प्रेरणादायक और रोमांचक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होता है जब एक मृत समझी गई बहू 12 साल बाद आईपीएस अधिकारी बनकर अपने ससुराल लौटती है। जिस बहू को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए सताकर मार डाला था, जब वह आईपीएस बनकर लौटती है तो ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस कहानी को सुनकर आपके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत जागेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके अंदर एक ऐसी आग जगा देगी जो आपको हर गलत काम के खिलाफ खड़े होने का हौसला देगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे प्रेरणादायक कहानी। यह काल्पनिक कहानी समाज में होने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर से। साल था 2012। जुलाई की चिलचिलाती गर्मी में कस्बे के एक मोहल्ले में हलचल मची थी। गली के कोने पर रंग बिरंगे फूलों से सजा एक पुराना सा घर था। बाहर ढोल की आवाज और औरतों की हंसी मजाक किसी बड़े आयोजन का संकेत दे रही थी। लेकिन क्या यह वही मोहल्ला था जहां लोग औरतों की इज्जत की बात करते थे, या इस घर की दीवारों के पीछे सिर्फ एक सौदे की तैयारी हो रही थी? दुल्हन बनने जा रही थी अनन्या, जो उस समय केवल 20 साल की थी। उसकी मासूम आंखों में ढेर सारे सपने थे, लेकिन क्या उसे अंदाजा था कि ये सपने जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएंगे, जिससे बाहर निकलने में उसे 12 साल लगेंगे। अनन्या एक गरीब लेकिन सम्मानित परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मां घर घर जाकर काम करती थी। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी बेटी का भविष्य इतना अंधेरा हो जाएगा? क्या समाज के ताने और रिश्तेदारों का दबाव उन्हें इस शादी के लिए मजबूर कर गया? अनन्या का दूल्हा विक्रम शहर के एक बड़े खानदान से था। उसका परिवार दिखावे में बहुत रसूखदार था। बड़े व्यापारी, ऊंचा रुतबा और रिश्तेदारों में दबदबा। लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि इस चमक के पीछे कितना अंधेरा छिपा था? क्या किसी ने देखा कि विक्रम का व्यवहार अपनी मां बहनों के साथ कैसा था? या फिर समाज की अंधी दौड़ में सबने बस यह देखा कि लड़की का रिश्ता एक अच्छे घर में हो रहा है? शादी का दिन आया। मोहल्ले की लड़कियां कहने लगीं, कितनी भाग्यशाली है अनन्या, देखो दूल्हा कितनी शानदार गाड़ी में आया। लेकिन क्या भाग्य सिर्फ गाड़ियों और गहनों से नापा जाता है? अनन्या के हाथों में मेहंदी तो लगी थी, लेकिन क्या उसके दिल की आशंकाओं को कोई समझ पाया था? बारात धूमधाम से आई। विक्रम घोड़ी पर बैठा, नकली मुस्कान के साथ दोस्तों के साथ हंसता बातें करता मंडप में पहुंचा। मंत्र पढ़े गए, फेरे हुए और अनन्या ने अपने पिता का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्या उसे अंदाजा था कि वह जिस घर जा रही है वहां से वह एक दिन अधमरी हालत में सड़क पर पड़ी मिलेगी? ससुराल पहुंचने पर पहले दिन अनन्या का स्वागत बड़े प्यार से हुआ। सास ने गले लगाया, ननदों ने मजाक किया और विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब यह घर तुम्हारा है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ दिखावा था? क्या यही लोग कुछ दिनों बाद ताने मारने वाले थे? शादी के कुछ ही हफ्तों में ससुराल का माहौल बदल गया। हर बात पर ताने शुरू हो गए। तेरे मायके से क्या आया? इतने बड़े घर में आई और एक अच्छी चीज तक नहीं लाई। क्या यह वही ससुराल था जहां अनन्या को प्यार और सम्मान की उम्मीद थी? या यह एक जंग का मैदान था जहां उसे हर दिन अपनी आत्मा को टूटते देखना था? अनन्या ने कितनी बार खुद से पूछा होगा, क्या मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज के लिए ब्याहा था? क्या यह वही पति है जिसने मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था? विक्रम का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता गया। प्यार की जगह गुस्सा लेने लगा। छोटी छोटी बातों पर चीखना, हाथ उठाना और फिर सास ससुर का कहना, मर्द है, गुस्सा तो आएगा ही। क्या इस पुरुषवादी सोच ने कभी औरत की पीड़ा को समझा? धीरे धीरे विक्रम ने शराब पीना शुरू कर दिया। देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहना और घर लौटकर अनन्या पर गुस्सा निकालना उसकी आदत बन गई। अब मारपीट सिर्फ गालियों तक सीमित नहीं थी। अनन्या के शरीर पर चोट के निशान दिखने लगे। फिर एक काली रात आई जब दहेज की मांग पर घर में फिर हंगामा हुआ। विक्रम ने अपने माता पिता के साथ मिलकर
अनन्या को बेरहमी से पीटा। क्या किसी के मन में जरा सी भी दया बाकी थी? अनन्या रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से मारा और फिर रात के अंधेरे में उसे बोरे में बांधकर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया। क्या यही उनका इंसाफ था? क्या उन्होंने खुद को भगवान समझ लिया था? क्या यह वही देश है जहां औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है? उन्हें लगा कि अनन्या मर चुकी है, लेकिन क्या किस्मत इतनी आसानी से हार मान लेती है? क्या अनन्या की जिंदगी में कुछ और लिखा था? उसका शरीर लहूलुहान था, सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आत्मा अभी जिंदा थी। उस सुनसान सड़क पर एक बूढ़ा रिक्शा चालक गुजर रहा था। शायद भगवान ने उसे ही भेजा था। क्या उस बूढ़े को पता था कि वह जिस लड़की को अस्पताल ले जा रहा है वह एक दिन देश की सबसे बड़ी पुलिस अफसर बनेगी? अस्पताल की इमरजेंसी में खून से लथपथ अनन्या अधमरी हालत में पड़ी थी। डॉक्टरों ने कहा 90% संभावना है कि यह लड़की नहीं बचेगी। लेकिन क्या जिंदगी का फैसला सिर्फ डॉक्टर करते हैं? क्या यह वही लड़की थी जिसे कुछ घंटे पहले मृत समझकर सड़क पर फेंक दिया गया था? अनन्या की सांसें धीमी थीं, शरीर पर गहरे जख्म थे और फेफड़ों में खून जमा था। क्या कोई सोच सकता था कि वह फिर से चल पाएगी, बोल पाएगी या जी पाएगी? लेकिन एक आत्मा जो इतने दर्द और अपमान से गुजरी हो, क्या इतनी आसानी से हार मान लेती है? वह बूढ़ा रिक्शा चालक जिसका नाम कोई नहीं जानता था, पूरी रात अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। क्या वह गरीब इंसान जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता था, अनन्या के लिए फरिश्ता बन गया? उसने पुलिस को खबर दी, लेकिन क्या पुलिस को उस अनजान लड़की की परवाह थी? कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि न नाम था, न पहचान, न गवाह। क्या यही वह कानून व्यवस्था है जो बेटी बचाओ का नारा देती है? अगले 12 दिन अनन्या जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। कई बार उसकी सांसें रुक गईं, मशीनें चीखीं और डॉक्टर दौड़े। लेकिन क्या यह उसकी जिद थी? क्या उसके अंदर का अपमान और गुस्सा उसे बार बार मौत से खींच लाया? जब उसने पहली बार आंखें खोलीं, तो क्या उसके अंदर एक नई अनन्या ने जन्म लिया था? क्या वह अब वही अनन्या थी जो मायके से ससुराल गई थी, या अब वह एक ऐसी औरत थी जो इंसाफ के लिए जीना सीख रही थी? होश आने पर भी उसका शरीर काम नहीं करता था। उसे चलना, बोलना, सब कुछ फिर से सीखना पड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर वह हर रात खुद से पूछती, मैं जिंदा क्यों हूं? क्या मैं फिर से सामान्य जिंदगी जी पाऊंगी? मेरे माँ बाप जो मेरी मौत की खबर सुनकर टूट गए होंगे, क्या वे आज भी मुझे याद करते होंगे? उस समय उसके पास न नाम था, न कागज, न पहचान। वह अस्पताल की फाइल में अज्ञात महिला थी। महीनों बाद जब उसकी हालत थोड़ी सुधरी तो उसे एक महिला पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। वहां हर औरत की अपनी कहानी थी। किसी को दहेज ने जलाया, किसी को प्यार ने धोखा दिया, किसी को परिवार ने ठुकराया। लेकिन क्या किसी की आंखों में वह आग थी जो अनन्या की आंखों में जल रही थी? वह अब टूटने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए जी रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन बिना पैसे, बिना पहचान, बिना सहारे कैसे? फिर एक दिन पुनर्वास केंद्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता से उसकी मुलाकात हुई। उसने अनन्या से पूछा, तुम अब क्या करना चाहती हो? अनन्या की आवाज टूटी, लेकिन जवाब मजबूत था। पढ़ना चाहती हूं, IPS बनना चाहती हूं और इंसाफ चाहती हूं। क्या समाज ऐसी औरत को सपने देखने देता है? लेकिन उस कार्यकर्ता ने अनन्या की जिंदगी बदल दी। आधार कार्ड, स्कूल के पुराने कागज और रिकॉर्ड खोजकर अनन्या की पहचान फिर से बनाई गई। क्या यह उसका दूसरा जन्म नहीं था? अनन्या ने वहीं से 6ठी की पढ़ाई शुरू की। दिन में वह केंद्र में सफाई करती, कपड़े धोती, बुजुर्गों की सेवा करती और रात में किताबें पढ़ती। जब बिजली नहीं होती तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती। कभी थकान से चक्कर आते, लेकिन क्या उसकी आत्मा को थकने की इजाजत थी? उसका दर्द उसकी हिम्मत से बड़ा नहीं था। साल दर साल उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं, फिर कॉलेज शुरू किया। पार्ट टाइम काम, ट्यूशन और सिलाई से पैसे जोड़े। लेकिन क्या पढ़ाई का रास्ता आसान था? जब लोग उसकी कहानी सुनते तो कहते, ये तो वही मरी हुई लड़की है, इससे क्या होगा? लेकिन क्या ये ताने अब उसे रोक सकते थे?
नहीं, अनन्या ने हर अपमान को अपनी ताकत बना लिया। हर ताना अब उसकी ऊर्जा बन गया। फिर उसने वह फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। मैं यूपीएससी दूंगी। क्या कोई सोच सकता था कि एक लड़की जो कभी अपनी मौत का शिकार बनने वाली थी, अब देश की सबसे कठिन पुलिस सेवा की परीक्षा देगी। लेकिन अनन्या ने खुद को साबित करना शुरू कर दिया। सालों तक उसने दिन रात पढ़ाई की, बिना कोचिंग, बिना गाइड, सिर्फ किताबों, पुराने पेपर्स और अपनी जिद के दम पर। और फिर वह दिन आया। आईपीएस का रिजल्ट निकला। लिस्ट में अनन्या वर्मा का नाम था, AIR 10। क्या यह वही नाम था जिसे समाज ने मिटा दिया था? क्या यह वही आवाज थी जिसे चुप कर दिया गया था? अब सब हैरान थे। मीडिया उसकी कहानी के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन क्या वह भूल पाई कि यही समाज कभी उसकी चीखें सुनने से इनकार करता था? 12 साल बीत चुके थे। समय ने अपने जख्म भरने की कोशिश की, लेकिन क्या आत्मा के घाव कभी पूरी तरह भरते हैं? अब जब दिल्ली में आईपीएस टॉपर अनन्या वर्मा की चर्चा हो रही थी, टीवी पर उसकी कहानी दिख रही थी, अखबारों में उसका नाम छप रहा था, तब भी क्या उसका मन शांत था? या फिर वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह अपने अतीत के उन लोगों के सामने खड़ी होगी जिनसे वह जवाब मांगना चाहती थी? वह दिन आ ही गया। एक पुलिस दौरे के बहाने अनन्या उसी शहर, उसी गली, उसी घर के सामने लौटी जहां उसकी जिंदगी को खत्म करने की साजिश रची गई थी। अनन्या के आने की खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। आईपीएस मैडम इंस्पेक्शन के लिए आ रही हैं। एसपी, डीएसपी और स्थानीय अफसर लाइन में खड़े थे। लेकिन क्या किसी को पता था कि यह अफसर वही लड़की है जिसकी चीखें कभी अनसुनी रह गई थीं? शहर में स्वागत के बैनर लगे थे, लेकिन क्या किसी ने देखा कि अनन्या की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं? वह घर, वह गली, वह दरवाजा जहां उसे अधमरा फेंका गया था। आखिरकार वह पल आया जब अनन्या पुलिस जीप से उतरी और सशस्त्र पुलिस के साथ उस गली में पहुंची जहां उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बीता था। अब उसके पैरों में चप्पल नहीं, जूते थे। सिर झुका नहीं, ऊंचा था। आवाज में डर नहीं, आदेश था। क्या यही बदलाव है? क्या यही इंसाफ है जब गलत करने वाले अब सामने आने से डरते हैं? विक्रम अब 47 साल का था। उसने दूसरी शादी कर ली थी और एक छोटी कंपनी में नौकरी करता था। लेकिन क्या वह अब भी खुद को बेगुनाह समझता था, या उसके दिल में डर जाग चुका था कि उसका अपराध सामने आएगा? जब जीप उस घर के सामने रुकी तो मोहल्ले वाले हैरान रह गए। क्या यह वही अनन्या है? एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया। अनन्या ने दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने दरवाजा खोला और उसे देखकर सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पैर कांपने लगे। क्या उसने पहचान लिया था उस औरत को जिसे उसने मरा समझकर सड़क पर फेंका था? तुम, उसके मुंह से निकला, लेकिन अनन्या शांत थी। उसने सिर्फ एक बात कही, 12 साल लगे, लेकिन अब मैं जवाब लेने आई हूं। घर में वही पुराना सामान था, वही दीवारें, वही सीलन। लेकिन अब अनन्या की आंखों में डर नहीं, कानून बोल रहा था। उसके साथ 2 महिला पुलिस अफसर थीं। उसने कागज निकाले, अस्पताल की रिपोर्ट, पुनर्वास केंद्र की फाइलें और नए सबूत जो साबित करते थे कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था। क्या अब भी कोई इनकार कर सकता था? विक्रम की मां, जो कभी ताने मारती थी, अब जमीन पर कांप रही थी। क्या उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था? तुमने कहा था मैं मर चुकी हूं, अनन्या बोली। अब मेरी आत्मा तुमसे हिसाब मांगने आई है। क्या यही इंसाफ का पल था? पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लिया। घर की तलाशी ली गई, पुरानी तस्वीरें और कागज जब्त किए गए। मोहल्ले वाले, जो कभी तमाशा देखने आते थे, अब चुपचाप खड़े थे। क्या यह वही समाज था जो पहले चुप रहता था और बाद में नायकों की कहानियां बनाता था? अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी मां की तस्वीर सीने से लगाई और जीप में बैठते वक्त आसमान की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, क्या अब मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा? पुलिस विक्रम और उसके माता पिता को थाने ले गई। भीड़ जमा हो चुकी थी। क्या यही वही मोहल्ला था जहां अनन्या की चीखें अनसुनी रह गई थीं? अब वही लोग पूछ रहे थे, इतना अत्याचार कैसे सहा उसने? मीडिया का जमावड़ा लग गया। कैमरे, माइक, लाइव प्रसारण। हर कोई अनन्या की कहानी जानना चाहता था। लेकिन क्या वे उस दर्द को शब्दों में बयां कर सकते थे? पुलिस ने विक्रम से पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा था? वह कांपता रहा, जवाब नहीं दे पाया।
क्या यह वही मर्द था जो कभी अनन्या को धमकाता था? अब वह एक महिला अफसर के सामने सिर झुकाए खड़ा था। अनन्या ने एफआईआर में लिखा, मुझे मारा गया और मृत समझकर सड़क पर फेंक दिया गया। इसके जिम्मेदार मेरे पति और उसके माता पिता हैं। क्या यह पहली बार था जब कोई पीड़िता 12 साल बाद इंसाफ के लिए लौटी थी? केस दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 498A दहेज उत्पीड़न और 326 गंभीर चोट के तहत। वकील हैरान थे कि 12 साल बाद भी इतने पक्के सबूत कैसे मिले। लेकिन क्या इंसाफ की कोई समय सीमा होती है? कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? अनन्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर बैठी वह अफसर अब आंसुओं से नहीं, आग से भरी थी। उसने देश से पूछा, हमारी बेटियां कब तक सताई जाएंगी? कितनी और अनन्याओं को मौत से लौटकर इंसाफ मांगना पड़ेगा? क्या इन सवालों का कोई जवाब था? पूरा देश उसकी कहानी सुन रहा था। स्कूलों में उसे मिसाल बनाया जा रहा था। लेकिन क्या अनन्या इस प्रसिद्धि से खुश थी या वह सिर्फ इंसाफ चाहती थी? इसी बीच विक्रम की दूसरी पत्नी सामने आई। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी एक हत्यारे से हुई थी। क्या वह भी अब एक पीड़िता थी? उसने कहा, मैं इस केस में गवाही दूंगी क्योंकि मुझे भी सताया गया। क्या यह कहानी अब सिर्फ अनन्या की नहीं बल्कि हर उस औरत की आवाज बन गई थी जिसे दबाया गया? अनन्या हर दिन कोर्ट जाती, पुलिस से बात करती, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और गवाह जुटाती। क्या उसने कभी थकना सीखा था? एक शाम सरकारी गेस्ट हाउस में बैठकर उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं जिंदा हूं, यही मेरी जीत है। क्या यह एक आंसू पूरे समाज को नहीं हिला सकता था? उसके परिवार ने अब उसका साथ देना शुरू किया। भाई, जो उसकी मौत का शोक मना चुका था, अब रोज फोन पर उसकी हिम्मत बढ़ाता। मां, जो चुप रहती थी, अब उसकी तस्वीर मंदिर में रखकर दुआ करती। क्या खून के रिश्ते समय के बाद फिर जुड़ सकते हैं? अदालत का वह दिन आया जिसका पूरे शहर को इंतजार था। कोर्ट में भीड़ कम थी, लेकिन हर आंख में सवाल था, क्या अनन्या सच बोल पाएगी? जब वह गवाही के लिए खड़ी हुई तो उसकी आंखों में न आंसू थे, न डर, सिर्फ आग थी। मेरा नाम अनन्या वर्मा है, उसने कहा। मैं वह औरत हूं जिसे उसके पति और सास ससुर ने मिलकर मारा और मृत समझकर फेंक दिया। कोर्ट में सन्नाटा था। क्या किसी ने पहले इतने साहस से अपनी मौत की कहानी बयां की थी? उसने बताया कैसे शादी के बाद उसे हर दिन ताने झेलने पड़े, कैसे मायके से पैसे न लाने पर उसे खाना तक नहीं दिया गया। उसने कहा, विक्रम ने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को लात मारकर गिरा दिया। क्या अब भी कोई कहेगा कि यह सिर्फ दहेज का मामला था? अनन्या ने बताया, उस रात मुझे पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। मेरी सास कह रही थी, जिंदा रही तो पुलिस आएगी, इसे खत्म करो। क्या कोई औरत इस दर्द को दोहराते वक्त फिर से नहीं जलती? विक्रम के वकील ने सवाल उठाए, 12 साल बाद सबूत कैसे? लेकिन अनन्या ने मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों के बयान और गवाह पेश किए। क्या अब भी कोई शक बाकी था? एक एनजीओ कार्यकर्ता ने गवाही दी, हमने इसे सड़क किनारे से उठाया था। इसे जिंदा देखकर हम भी हैरान थे। विक्रम चुप था। क्या उसकी चुप्पी अब कबूलनामे से कम थी? कोर्ट में बैठी जनता अब सिर हिला रही थी। एक मां अपनी बेटी का हाथ थामे सोच रही थी, अगर यह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसे जिंदा देख पाती? अनन्या की वकालत एक युवा महिला वकील कर रही थी। क्या यह नई पीढ़ी की आवाज का प्रतीक नहीं था? जब अनन्या ने अपनी मां का जिक्र किया तो उसकी आंखें भर आईं। मेरी मां मेरी तस्वीर जलाती थीं, यह मानकर कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन उनकी दुआओं ने मुझे फिर खड़ा किया। क्या मां की ममता कभी हारती है? फैसला अभी बाकी था, लेकिन कोर्ट जान चुका था कि सच किसके साथ है। अनन्या ने कहा, हर किसी के अंदर एक अदालत होती है। अगर वहां इंसाफ मिले तो कोई औरत मरती नहीं, उठ खड़ी होती है। क्या यह समाज के लिए चेतावनी नहीं थी? कोर्ट से बाहर निकलते ही मीडिया ने उसे घेर लिया। हर चैनल पर यही खबर थी, 12 साल बाद लौटी जिंदा बहू ने अपनी हत्या का केस जीता। लेकिन क्या यह जीत सिर्फ कागजों की थी या आत्मा की भी? अनन्या की आंखें पूछ रही थीं, मुझे मरना क्यों पड़ा, फिर जीना क्यों पड़ा? तब तुमने मेरी कहानी सुनी। विक्रम और उसके परिवार की संपत्ति जब्त होने लगी।
बैंक खाते सील हो गए। विक्रम को नौकरी से निकाल दिया गया। मोहल्ले वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया। क्या यह वही विक्रम था जो कभी अपनी मर्दानगी का घमंड करता था? अब वह थाने में अपने अपराध गिन रहा था। उसकी दूसरी पत्नी ने तलाक मांगा और गवाही दी कि उसे भी सताया गया। क्या यह सिर्फ एक घर की कहानी थी या उस समाज पर हमला था जहां मर्दों के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है? अनन्या को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुलाया। उसे नारी शक्ति सम्मान मिला, लेकिन क्या वह सिर्फ पुरस्कारों के लिए लड़ी थी या वह हर उस औरत की आंखों में अपनी छवि देख रही थी जो अभी भी दर्द में जी रही थी? उसने कहा, जब कोई औरत अकेले इंसाफ मांगती है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। लेकिन क्या उस आत्मविश्वास को बनाने में उसने कितने आंसू बहाए होंगे? अनन्या ने घोषणा की, मैं उसी मोहल्ले में एक महिला केंद्र खोलूंगी जहां मुझे मारने की कोशिश हुई। क्या यह सिर्फ एक फैसला था या वह हर लड़की को बताना चाहती थी कि गिरने के बाद भी वह उड़ सकती है? अब वह गली, वह मोहल्ला, वह शहर अनन्या वर्मा के नाम से जाना जाने लगा। पुराने मोहल्ले की औरतें जो कभी कहती थीं बहू में ही कुछ कमी होगी, अब चुपके चुपके उसकी तारीफ करती थीं। हमसे गलती हुई, उन्होंने एक सभा में स्वीकार किया। लेकिन क्या यह स्वीकार उनके खोए साल लौटा सकता था? शायद नहीं। लेकिन अनन्या की कहानी अब सबक बन चुकी थी। वह रात में छत पर बैठकर आसमान देखती। क्या उसे अपने पुराने सपने दिखते थे जो कभी उसके अधमरे शरीर के साथ जल चुके थे? वह खुद से पूछती, अगर उस रात में सचमुच मर जाती तो क्या यह दुनिया कुछ सीखती? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, लाखों औरतों की थी। एक दिन उसने पुलिस दस्तावेज पर दस्तखत किया, अनन्या वर्मा, आईपीएस, पुनर्जनन बहू। क्या यह इतिहास का सबसे गहरा हस्ताक्षर नहीं था? जब अनन्या ने आईपीएस के रूप में काम शुरू किया तो क्या उसने सोचा था कि वह उसी समाज में लौट रही है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी? हर सुबह जब वह पुलिस मुख्यालय की सीढ़ियां चढ़ती तो क्या उसके मन में डर होता था या सिर्फ नई उम्मीद? आईपीएस बनना उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अपने दर्द को इंसाफ में बदलने का रास्ता था। उसने दहेज और घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी से इंसाफ दिलाने की शुरुआत की। कानून बनाना काफी नहीं, उन्हें लागू करना भी जरूरी है, वह कहती। उसने महिला हेल्पलाइन और सहायता केंद्र खोले जहां पीड़िताएं बिना डर के शिकायत कर सकें। सुनसान गलियों में अब सीसीटीवी लगे, पुलिस की गश्त बढ़ी। क्या इससे अपराध कम हुए या सिर्फ पकड़े गए? अनन्या ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। गरीब औरतों के लिए मुफ्त पढ़ाई और स्वरोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की। वह जानती थी कि बदलाव जड़ों से आएगा। उसने बच्चों को स्कूल भेजने को अपना मिशन बनाया। लेकिन क्या वह उस भीड़ से डरती थी जो कभी उसकी चिता देखने खड़ी थी? नहीं। अब वह हर उस औरत की आवाज थी जिसे कभी सुकून नहीं मिला। उसकी कहानी अब हर गली में गूंज रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत, आत्मविश्वास और मेहनत से इंसान अपने जीवन को फिर से बना सकता है। अनन्या की कहानी बताती है कि समाज के अन्याय, दहेज की प्रथा और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत हर औरत के अंदर होती है। अगर वह अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाए और हार न माने, तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि इंसाफ की कोई समय सीमा नहीं होती और सच्चाई हमेशा जीतती है, बशर्ते हम अपने हक के लिए डटकर लड़ें। तो दर्शकों, यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, यह थी अनन्या की प्रेरणादायक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जगाई? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्ती के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।